हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। हमने अब तक दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पॉलिनोमियल्स हमारा ख़त्म हो चुका है। इस क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड आपके बुक का थर्ड चैप्टर है ये। ठीक है, अलजेब्रा यूनिट का हमने फर्स्ट चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स था वो ख़त्म कर लिए हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, एंड उसी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में थोड़ा बहुत और हम चीज़ें जो है अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन आखिर है क्या, है ना। लीनियर इक्वेशन काफ़ी आपने सॉल्व किए हुए छोटे क्लासेस में, जैसे मान लीजिए कि 2x + 3 = 1। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत किया है और आपको बोल दिया कि सॉल्व फॉर x मतलब आपको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं 2x = ये 3 को इधर ले जाएंगे हम तो 1 - 3 हो जाएगा। 2x = -2 एंड x = -2/2 -1। ये आ गया x का आंसर। तो यहाँ पर तो वेरिएबल कितना है, एक ही है। जो अल्फ़ाबेट है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं ना। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया 2x + 3 = 1, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल कितना है, 1 है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ये कुछ इस तरह का होगा, 2x + y + 1 = समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो वेरिएबल आने वाला है, इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक वेरिएबल अगर हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे या उसका आंसर कैसे निकाला जाए ये हमको आता है, लेकिन अगर दो वेरिएबल हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए अब तक हमको पता नहीं था कि ये निकलता भी है कि नहीं। बट ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमको ये पता लग जाएगा ये निकलता भी है, और इसके कई तरह के प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हम सीख जाएंगे। एंड देन हम किसी भी इक्वेशन में से दो वेरिएबल अगर दिया हो तो उसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे लीनियर इक्वेशन एक अकेला ही देने से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन टू वेरिएबल का जब है तब अकेले नहीं होगा, एटलीस्ट दो इक्वेशन देना पड़ेगा साथ में। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक साथ एटलीस्ट दो इक्वेशन होगा, दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका इस चैप्टर का थोड़ा बहुत जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देता हूँ। बुक में एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप मेले में जाती होंगे, कहीं मेला सबको अच्छा लगता है ना। तो मेले में कई तरह का गेम मिलता है और कई तरह के राइड्स मिलते हैं। सबसे पसंदीदा राइड्स बच्चों का क्या होता है, जायंट व्हील, है ना। सब लोग पसंद करते हैं जायंट व्हील में चढ़ने के लिए। एंड हुपला आपने खेला होगा। चलिए ये देखिए, जायंट व्हील एंड हुपला। हुपला क्या होता है मैं आपको बताया, तो एक गेम होता है जिसमें सामान रखे होते हैं इधर उधर, और आपको रिंग से फंसाना होता है। जो सामान आप रिंग से फंसा देंगे दूर से रिंग फेंक के, वो सामान आपका हो गया। ठीक है, तो अखिला जो है एक विलेज का मेला में जाती है, और एग्जाम्पल को समझाने, ये जो एग्जाम्पल है इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, और वो वहाँ जाके क्या करती है, उसको जो है राइड्स एंजॉय करना है, किसका, जायंट व्हील का, जो बड़ा सा चक्री होता है। ठीक है, एंड उसको हुपला भी खेलना है। ठीक है, तो दो चीज़ उसने, हम भी जब मेले जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि चल आज तो ये करेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। उस तरह से अकेला को क्या करना था, उसको जायंट व्हील में चढ़ना था और उसको हुपला खेलना था। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ बोला है, ध्यान से इसको सुनिए। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जायंट व्हील। मतलब उसने हुपला कितनी बार खेला, उसने जायंट व्हील में जितना राइड लिया उसका जस्ट हाफ। ठीक है, और इफ ईच राइड्स कॉस्ट ₹3, हर एक राइड का कॉस्ट कितना है, ₹3 है। एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4, और जो हुपला का गेम है वो कितना है, ₹4 करके है। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। तो इसमें सवाल ये है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसने नंबर ऑफ राइड्स कितना लिया है एंड हुपला उसने कितनी बार खेला है। प्रोवाइडेड सी स्पेंट 20, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, टोटल स्पेंट, मनी स्पेंट कितना दिया हुआ है, मनी स्पेंट ₹20। ठीक है,
और एक चीज ये बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला इज इक्वल टू क्या है, हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील, मतलब हाफ इंटू नंबर ऑफ राइड्स इन जाइंट व्हील। क्लियर है ये चीज? देखिए ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसने जितनी बार हुपला खेला है वो एक्चुअली कितना है, जितना उसने राइड लिया है जाइंट व्हील में उसका हाफ है, यही तो बोला है। ये नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला इज क्या है, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड ऑन जाइंट व्हील। तो अभी हमको ये नंबर कितने बार उसने हुपला खेला है या कितने बार जाइंट व्हील में उसने राइड लिया दोनों ही पता नहीं है। तो इसको अगर हम एक्स ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, इसको अगर हम लोग x ले लेते हैं, और नंबर ऑफ राइड्स इन जाइंट व्हील, नंबर ऑफ राइड्स इन जाइंट व्हील इज इक्वल टू कितना, y। ठीक है, दो अलग अलग वेरिएबल ले लिया हमने, एक x ले लिया, एक y ले लिया। अभी इस वेरिएबल को इस वाले कंडीशन में डाल दो जो हमने बनाया कि नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, मतलब x इज इक्वल टू क्या है, हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ राइड्स इन जाइंट व्हील। तो ये हो गया। अब 1/2y को अगर इधर लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू x माइनस 1/2y हो जाएगा, इधर पे क्या रह जाएगा 0, इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे आएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, जिसमें उसने कितने बार हुपला खेला है या कितने बार उसने राइड्स लिया है वो जाइंट व्हील पे, उसके बेसिस पे हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पर एक और चीज बोला गया है। ठीक है, वो है कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या बोला है, कॉस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो बोला है कि नंबर ऑफ राइड, ईच राइड कॉस्ट कितना 3, हर एक राइड का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज है, और हर एक हुपला का कॉस्ट कितना है 4 रुपीज है। ठीक है, तो उसने कितना बार हुपला खेला है, x बार हुपला खेला है ना। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ राइड पहले ले लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ राइड कितना है ₹3। देखिए एक बार घूमने पे, इसका मतलब कि एक बार घूमने पे वो 3 रुपीज ले रहा है। ये जो जाइंट व्हील देख रहे हैं ना, एक बार घूमने पे 3 रुपीज ले रहा है। ठीक है, तो अखिला ने कितने बार राइड लगाया है, उसने y टाइम्स जो है राइड लगाया है ना। जैसे मान लीजिए एक बार घूमने पे 3 रुपये लगता था, 2 बार घूमने पे 6 रुपये लगेगा, 3 बार घूमने पे 3 इंटू 3 9 रुपीज़ लगेगा, 4 बार घूमने पे 4 इंटू 3 12 रुपीज़ लगेगा, है ना। तो लेकिन अखिला ने कितने टाइम्स राइड लिया है, y टाइम्स राइड लिया है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट y इंटू 3। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, y इंटू 3, मतलब ₹3y। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए उसने नंबर ऑफ टाइम्स जो है व्हील पे, जाइंट व्हील पे राइड लिया है वो y है, और हर एक राइड का कॉस्ट है 3 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट 3y हो गया। ये तो आराम से निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ हुपला कितना है, कॉस्ट ऑफ हुपला है ₹4, और नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला है x। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 4x, है ना। हर एक बार भाई, एक बार पे आपको 4 रुपये, एक रिंग एक बार आप फेंक रहे हैं तो 4 रुपये आपको देना पड़ रहा है। तो आप x नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको खेला है तो आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया। अभी यहाँ पर देखिए क्या बहुत बोला, सी
प्रोवाइडेड सी स्पेंड ₹20, मतलब ये जितने मेले में जो भी इसने हुपला या फिर राइड में जितना भी राइड लिया होगा, इस सब के पीछे इसने कितना खर्चा किया, ₹20 खर्चा किया। तो हमको पता है कि राइड में उसने 3y खर्चा किया है एंड हुपला में उसने 4x खर्चा किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। हो गया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ये हो गया आपका हुपला का कॉस्ट और ये हो गया राइड का कॉस्ट, दोनों मिला के कितना हो गया, 20। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए हमने जो गिवन सिचुएशन था उसको किस तरीके से हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया और दो इक्वेशन हमको मिला फाइनली, है ना। एक ये इक्वेशन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन ये मिला 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरह से जो सिचुएशन दिया रहेगा, आप ऐसे न्यूमरस सिचुएशन, एज से रिलेटेड होगा, कॉस्ट से रिलेटेड होगा, बहुत सारे न्यूमरस सिचुएशन आपको लाइफ में भी आपको मिलता होगा। ठीक है, जिसको आप इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में डाल के उसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमने क्या किया है, जस्ट इसका एक सिचुएशन में हमने इसको डाल दिया है, मतलब निकाल के हमने इसको एल्जेब्रिकली प्रेजेंट कर दिया। ये जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ था उसको एल्जेब्रिकली प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें से x और y का जो वैल्यू होगा जो ये दोनों को सेटिस्फाई करता होगा, मतलब यहाँ पे पुट करने से ये 0 आना चाहिए और यहाँ पे पुट करने से 20 आना चाहिए, वो x और y क्या होगा, एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर x का वैल्यू जो आएगा वो हमको ये बताएगा कितने बार उसने हुपला प्ले किया है, और y का जो वैल्यू आएगा वो हमको ये बताएगा कि कितने बार उसने जायंट व्हेल राइड लिया है। ठीक है, तो ये तो हम करना सीखेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन को कैसे आप जो है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में भी किया होगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको पढ़ के इक्वेशन में चेंज करना, वैसे ही आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में और क्या बोला है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि अकेला मेले में गई थी या गई है और वहाँ जाके उसने जायंट व्हील, ठीक है, और हुपला खेलने का इसने इच्छा जाहिर किया या उसमें पार्टिसिपेट किया। अब इसमें ये हमको ये सिचुएशन दे दिया कि उसने जितने बार हुपला खेला है वो काउंट एक्चुअली क्या है, जितनी बार उसने जायंट व्हील का राइड लिया उसका हाफ ये बता दिया। और हुपला का कॉस्ट है ₹4 और राइड का कॉस्ट है ₹3 और टोटल उसने ₹20 का एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, तो हम ये पता करना चाहते थे कि कितना उसने राइड लिया होगा, है ना। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स एंड हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड हुपला, तो ये हम इसमें से निकालना चाहते, तो उसके लिए हमको सवाल को इस तरह से सजाना होगा। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट केसेस भी हो सकते हैं। तो ये देखिए जो हमने इक्वेशन ऊपर में बनाया था वही यहाँ पे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू हाफ x। ठीक है, यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। थोड़ा सा रिवर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे देखिए नंबर ऑफ राइड्स को x लिया है एंड नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला y लिया है, तो हमने जस्ट उल्टा एज्यूम किया था। हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला उसको x ले लिया था, नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड जायंट व्हील ये हमने x ले लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इक्वेशन देखिए, एक उनका ये आया हुआ है ना, और एक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 आया है जो हमारा सेम है। ये सिर्फ डिफरेंस वेरिएबल में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हुपला के लिए x माना है और जायंट व्हील के लिए y माना है, जबकि बुक में जस्ट उल्टा, बुक में क्या लिया है कि जायंट व्हील के लिए x ले लिया है और हुपला के लिए y ले लिया है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्यूशन क्लियर है कि आप किसको x ले रहे हैं एंड किसको y ले रहे हैं। आप किसी भी को x लिख सकते हैं और किसी को भी y ले सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने इसको y इज इक्वल टू हाफ x में छोड़ दिया, लेकिन हमने इसको यहाँ तक नहीं छोड़ा, हमने प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, रिकॉल इन क्लास 9 दैट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये क्लास 9 में एग्जांपल था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, आपने किया होगा, याद है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 0y इज इक्वल टू 0y मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। यू ऑल्सो नो दैट एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ये जो a b c है ये क्या है, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है,
एंड ए एंड बी आर नॉट जीरो, ए और बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है वो जीरो नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ए बी सी जो वैल्यूज है ये सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर्स ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, एनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑल कम्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, ए और बी दोनों जो है जीरो नहीं हो सकते। इट्स कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। वी ऑफन डिनोट द कंडीशन ए एंड बी आर नॉट जीरो बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो बात को कहा गया है ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, इसको दिखाने के लिए हम जो है इस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साइड में ये स्टेटमेंट ना लिख के अगर हम ये लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका भी मतलब यही होता है कि ए और बी दोनों जो है जीरो नहीं है। ओके ना, ऊपर में जो हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था एग्जांपल का, उसमें से एक था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इस वाले इक्वेशन में LHS में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसमें हम LHS में, ठीक है, LHS 2x प्लस 3y, तो पुटिंग x is equal to 1, y is equal to 1 in LHS, we get 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 into 1 क्या हो जाएगा 3 is equal to कितना आ रहा है 5। तो हमारा RHS क्या है 5 है। यानी कि इस वाले इक्वेशन में जो x is equal to 1 और y is equal to 1 है, ये क्या कर रहा है, इस चीज को सही साबित कर रहा है कि अगर x और 1 और y 1 होता है तो इसका वैल्यू इक्वल टू 5 होता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 1 हो सकता है, y का वैल्यू 1 हो सकता है। चलिए कुछ और वैल्यूज भी लेके ट्राई करते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 1 ले लिया या x इज इक्वल टू 2 ले लिया, चलिए, एंड y इज इक्वल टू 1 रहने दिया। फिर से LHS में पुट करके देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, है ना, यहाँ से 2 2 जो 4 प्लस 3, ये क्या आ रहा है 7 आ रहा है, जबकि RHS कितना है 5 है, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का वैल्यू जो x और y का होगा वो x का भी 1, y का भी 1। अगर कुछ और लेके हम चेक करते हैं, आप खुद के ये x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 छोड़ के आप कुछ और भी लेके खुद से भी चेक कर लीजिए, देखिए इज इक्वल टू 5 आता है कि नहीं। अगर आता है तो वो भी इसका वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो जैसे मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 लिया तो 5 आया विच इज इक्वल टू RHS। तो ये तो कंफर्म है कि इस वाले इक्वेशन में x और y का वैल्यू 1 1 हो सकता है या होगा, ठीक है। लेकिन जब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 लिया तब वैल्यू आ रहा है 7 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ बताया गया सेम चीज़ कि फॉर एग्जांपल लेट अस सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हमको यहाँ पे 5 मिला विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको पुट करके ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7 एक और वैल्यू लिया गया, जैसे में हमने यहाँ पर लिया था कुछ और। तो ये लेके चेक करके देखा गया कि LHS का वैल्यू 23 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये जो 1 और 7 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पेयर नहीं है, ठीक है। नाउ ज्योमेट्रिकली व्हाट डज दैट मीन, ज्योमेट्रिकली मतलब अगर इस इक्वेशन को हम एक कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ऑलरेडी सिखाया गया है क्लास 9 में कि किस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना। हम कैसे करते थे, x का कुछ वैल्यू लेके y का निकालते थे, याद है ना, x का कुछ वैल्यू ले लिया और y का वैल्यू निकाला, उसके बाद उसको हमने क्या कर दिया, इस ऐसे करके ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तो वो हो गया ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट, उसमें जो भी 2 वैल्यू होते थे x और y का, हम इस तरह से पॉइंट लगा के प्लॉट करते थे, राइट। ये मैं एक इमेजिनरी बना रहा हूँ, ऐसा हो कि जरूरी इसका है ये मत समझ लेना कि ये लाइन इसका है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर x और y का वैल्यू निकाल के हमको
बनाना पड़ेगा। ये जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इस तरह से या ऐसे करके या कैसे भी करके एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन है उसको ज्योमेट्रिकली शो करते हैं। ठीक है, अब ये x इजिकल टू, जब हम इस इक्वेशन को इस तरह से ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 1 मतलब 1,1 इस ग्राफ में इस पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि इससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट से पास नहीं करेगा जहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 7 है। ये बताना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, कि हमेशा जो लाइन होता है किसी भी इक्वेशन का, उसको जब हम ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करते हैं, जो वो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में से ही जाएगा। जो वही इसमें कहना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दैट पॉइंट 1,1 लाइज ऑन द लाइन representing the equation 2x plus 3y is equal to 5 and the point 17 does not lie on it. So every solution of a equation is point on the line representing it. तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्यूशन होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो क्या होता है एक्चुअली, उस लीनियर इक्वेशन का जो लाइन है जो कि ग्राफ में हम बनाते हैं उसमें से पास करेगा या उसमें होगा। ठीक है, इन फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट ईच सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। वन वेरिएबल का जैसे एक ही होता है, इसका दो होता है। ठीक है, सो ईच सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by is equal to c corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का वो एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट को दर्शाता है जिसमें से उस इक्वेशन का लाइन पास करेगा जब उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ कंसिडर इक्वेशन 1 and 2 given above। इक्वेशन 1 and 2 given above, this equation together represent the information we have about Akila at the fair। अच्छा, जो एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में देख रहे थे उसमें से हमको दो इक्वेशन मिला था, इक्वेशन 1 and 2। तो वो इक्वेशन 1 and 2 क्या दिखा रहा है कि एक इंफॉर्मेशन बता रहा है किसके बारे में, जो सिचुएशन उस क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका एक एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किसके बारे में, अबाउट अकिला एट द फेयर। सो यहाँ पर जो दो वेरिएबल है उसमें क्या है, एक का है x और दूसरे का y। इक्वेशन लाइक दिस आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें देखिए जब सिर्फ एक है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल रहे हैं, लेकिन जब दो इक्वेशन एक साथ है जो किसी इंफॉर्मेशन को बता रहे हो तो उस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और मैंने पहले ही कहा था अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना है तो आपको एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। सिर्फ एक इक्वेशन से आप उसका वैल्यू जो है निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं, उसको एजम्पशन करके आपको निकालना होगा। ठीक है, लेकिन वो उसमें एक्यूरेट होने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि वहाँ पे दो सिचुएशन दिया था, आपका एक्स एंड वाई का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसीलिए दो इक्वेशन होना जरूरी है ताकि इजीली हम उसको सॉल्व कर पाए। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो जनरल फॉर्म क्या है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, ये सारे रियल नंबर्स है और इसमें a1 b1 दोनों 0 नहीं हो सकते, a2 b2 दोनों 0 नहीं हो सकते, उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने पहले ये कहा है। ठीक है ना। Now some examples of pair of linear equation in two variables are, कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं, देखिए इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, मतलब आपको कभी भी सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाएगा तो आपको एटलीस्ट दो इक्वेशन दिया रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अब ये लास्ट वाला में बोल सकते हैं सर यहाँ पर तो सिर्फ y है, तो इसको भी आप जो है 2 में बना सकते हैं। जैसे एक तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो दूसरे को आप ऐसा बना सकते हैं 17 इज इक्वल टू वाई प्लस 0 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये भी बन गया, देखिए पेयर ऑफ 0 इंटू एक्स मतलब क्या, 0 ही है। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये दिखते कैसे हैं या होते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि
ये जो है ये आपको दो दो के पेयर में मतलब पेयर्स में मिलेंगे हमेशा। जैसे जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमको एक ही दिया जाता था और बोला जाता था कि फाइंड एक्स, लेकिन यहाँ पे एक नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमेशा साथ में दो दो इक्वेशन मिलेगा। इसका दूसरा नाम ये भी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी इसका नेम आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ डू यू नो व्हाट डू दे लुक ज्योमेट्रिकली? ओके, ज्योमेट्रिकली के जब भी बात करते हैं तभी इसका मतलब होता है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हर एक में दो दो करके इक्वेशन है, तो जब इनको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमको दो दो लाइंस मिलेंगे, है ना। सेम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो दो लाइंस अगर मिलेंगे तो वो दो लाइन क्या हो सकते हैं? वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। वो दो लाइन क्या हो सकते हैं? इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्लेन पे हम बना रहे हैं तो वो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। दे विल नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकते, मतलब पैरेलल भी हो सकते हैं। एंड थर्ड, दे कैन बी कोइंसिडेंट ऑल्सो। कोइंसिडेंट मतलब सेम, एक के ऊपर दूसरा आ जाना, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन को, दो लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को हम कार्टेशियन प्लेन जो ग्राफ का बनाते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या होगा? इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये हो गया y डैश x डैश। तो जब आप दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, हो सकता है कि वो दोनों लाइन आपस में ग्राफ में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट ना करे, वो आपस में पैरेलल हो, किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन आपस में पैरेलल हो, ये भी हो सकता है। ये सबका मीनिंग भी है, सॉल्यूशन से गहरा रिलेशन है इनका, कि इंटरसेक्टिंग होने से सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरेलल होने से सॉल्यूशन कैसा होगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ लाइन जिसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट, मतलब सेम लाइन एक के ऊपर से दूसरा, ये एक लाइन बन गया, दूसरे को जब बनाया वो भी इसी के ऊपर से गया, तो दैट इज कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है, वो पैरेलल लाइन भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वो कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा इक्वेशन के नेचर के ऊपर, और ये हम इक्वेशन को देखकर बता भी सकते हैं कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। तो उसको भी हम आगे सीखेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं एंड ग्राफिकली उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को जो भी चीज़ हमने समझा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। Now let us take the example given in section 3.1। अच्छा, सेक्शन 3.1 में जो अखिला का एग्जाम्पल दिया था उसी को आगे हम कर रहे हैं। अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20। शी वॉन्ट्स टू राइड ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। सिचुएशन हम ऑलरेडी जानते हैं, समझ चुके हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो जब आपको एल्जेब्रिकली कहा जाएगा तब इसका मतलब आपको इक्वेशन बना के दिखाना है। जब आपको ग्राफिकली कहा जाएगा दैट मीन्स आपको पता ही है, ग्राफिकली मीन्स ग्राफ को में शो करना है, ग्राफ बुक में शो करना है, ग्राफिकली बोले या ज्योमेट्रिकली बोले। तो एल्जेब्रिकली कैसे शो करना है मैं ऊपर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, या फिर मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20 and wants to have rides on giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. पूरा मामला इसमें बताया नहीं गया है, पूरा मामला मतलब सिचुएशन नहीं दिया गया है। जैसे कि हुपला उसने कितनी बार उसमें जैसे सिचुएशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि हुपला उसने कितनी बार खेला है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड ऑन जाइंट व्हील, है ना। तो वही ले लेंगे, let number of times she rides on giant wheel, ये कितना हो गया, and number of times she played hoopla, ये हो गया y। अब ये क्या बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड ऑन सी टुक राइड ऑन जाइंट व्हील। तो याद ही है ना आपको, मेरे को तो याद हो चुका है, आपको भी याद होना चाहिए।
ना यहाँ तक छोड़ दिया इसको, यहाँ तक छोड़ने से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको अगर लीनियर का बात करेंगे तो लीनियर फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करना होगा, जो मैंने ऊपर में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, हाफ ये 1/2x 0 हो जाएगा, 2y माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमने इक्वेशन को फिनिश्ड फॉर्म में लेके आ गया। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा है जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये इक्वेशन को हमने 2 इंटू 0 इधर 2 हो जाएगा, फिनिश करके एक लीनियर फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लेके आया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आप ये मत सोचें कि यहाँ पे सर आपका x माइनस 2y आया है और यहाँ पे तो 2y माइनस एक्स है, तो मैं कहूँगा दोनों सेम है। दोनों सेम कैसे है, अगर आप इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये -1 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, फिर -1 को आप इधर भेज दीजिए तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0y माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी शो कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं। एंड दूसरा जो सिचुएशन हमको दिया गया था, क्या बोला गया था कि हुपला के लिए 4 रुपीज़ था कॉस्ट, हुपला का कॉस्ट कितना था ₹4, और जायंट व्हील का कॉस्ट ₹3। तो उसने देखिए जायंट व्हील में कितना टाइम्स राइड लिया है, x टाइम्स राइड लिया है, तो टोटल कॉस्ट जायंट व्हील का कितना हो जाएगा 3x, एंड उसने हुपला में कितना टाइम्स खेला है 4y टाइम्स, तो 4 इंटू वाई 4y, और टोटल मनी उसके पास कितना था 20 जो उसने स्पेंड किया 3x। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन हमने ये एल्जेब्रिकली शो कर दिया। ठीक है, ये एल्जेब्रिकली हो गया। अभी सेम चीज़ ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी आपको आता है। आपको क्या करना है, इसमें जो इक्वेशन आया है, देखिए बुक में तो इस वाले इक्वेशन से लेके किया हुआ है, तो मैं यही समझाता हूँ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिए के, ठीक है, इसको अगर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, आप y का कुछ वैल्यू लेंगे एंड उसमें से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर x का कुछ वैल्यू लेंगे y का फाइंड करेंगे। मान लीजिए x का हम 0 लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, ये भी 0 हो जाएगा। तो x का जब 0 लिए y का भी 0 आ गया। फिर x का टेकिंग x इज इक्वल टू 2, x का 2 लीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, ये 2 जब उधर चला जाएगा ये भी हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो x का जब 2 लिया y का 1। अब इसको क्या करना है, इसको अभी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ये दोनों पॉइंट को, x और y को। ठीक है, तो ये देखिए कार्टेशियन प्लेन में जब हमने x 0 था y भी 0, तो वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे शो कर रहा है देखिए। एंड दूसरा पॉइंट जब हमने x2 लिया y का वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद दोनों साइड में एरो देंगे इस तरह से। ये सारी बातों का ध्यान रखना, बच्चे इस सबको मिस कर देते हैं, और कहीं ना कहीं लाइन के ऊपर जो इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट किया उसका नाम लिख देंगे। हो गया ये। नाउ अगला इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 था, यही था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें x का वैल्यू एक बार 0 लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू अगर 0 लिया तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 4y, 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/4, y इज इक्वल टू 5। अगर x का वैल्यू हम मान लेते हैं 4 लेते हैं x का वैल्यू, ठीक है, टेकिंग x इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा ये 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3 4 जा 12, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, ये प्लस 12 रहेगा, इधर जाके -12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8/4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो देखिए x का वैल्यू जब 0 हो रहा है y हो रहा है 5, x का वैल्यू जब 4 हो रहा है y हो रहा है 2। इसको भी जैसे ऊपर वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन को टेबल में रिप्रेजेंट किया था, इसको भी रिप्रेजेंट करें। देखिए x का वैल्यू जब 0,
y का 5 यही आया हमारा 0 5, x का वैल्यू जब 4 लिया y का वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक है, ये बीच वाला देख के आप घबराइए नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने 0 और 5 और 4 और 2 लिया, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा 0 5 यहाँ पर है, ये x का 0 y का 5 एंड x का 4 y का 2, ये यहाँ पर है x का 4 y का 2। ठीक है, तो ये तो पहला वाला लाइन था, ये अब दूसरा वाला लाइन ये हो गया, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब हम एल्जेब्रिकली दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर वो दो लाइन किसी सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो आपको ध्यान देना जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट में x का और y का जो भी वैल्यू होगा वही एक्चुअली उस इक्वेशन का आंसर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट में x का वैल्यू कितना है, x इजिकल टू है 4 एंड y इजिकल टू कितना है 2 है। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि जो नंबर ऑफ टाइम्स वो जाइंट व्हील पे झूली है वो कितना है 4 है एंड हुपला उसने कितने बार खेला है 2 बार खेला है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे तो वही पॉइंट होता है उस क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि इसमें 4 एंड 2 है। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूजन में भी ये बोला हुआ है, देखो इन फिगर 3.2 ऑब्जर्व दैट टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग द पॉइंट 4 2। वी शैल डिस्कस व्हाट दिस मींस इन द नेक्स्ट सेक्शन। बट यही चीज़ है इसका मतलब जो मैंने बता दिया, इसमें बोला कि नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, बट इसका मतलब यही है कि ये इसका आंसर है एक्चुअली। ये है नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड, शी टुक राइड ऑन क्या जाइंट व्हील एंड नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है एग्जाम्पल 2 में। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स। ओके, 2 पेंसिल परचेज किया एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स उसने परचेज किया टोटल ₹9 में। तो हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स विथ रोमिला एंड ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर of the same kind of ₹18 represent this situation algebraically and graphically। अच्छा देखिए, ये एक मतलब दोस्तों में होता है कि चल तूने नया ब्रांड का पेंसिल खरीदा तो मैं भी खरीदूंगी या मैं भी खरीदूंगा, तूने नया ब्रांड का रबड़ लिया तो मैं भी लूंगा, इस तरह से। तो वैसे कुछ सिचुएशन है कि रोमिला स्टेशनरी शॉप में गई, उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदा जिसके लिए उसको ₹9 खर्च हो गए। सोनाली ने उससे बढ़कर 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदा जिसके लिए उसका ₹18 खर्च हुआ। अब इस वाले सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन बना के एंड ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए अगर क्वेश्चन में एल्जेब्रिकली ना भी बोला हो तो पहले आपको एल्जेब्रिकली बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक एल्जेब्रिकली आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक उसका ग्राफ आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए एल्जेब्रिकली कैसे दिखाएंगे उसको पहले हम लोग लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट पर पेंसिल, हम इसमें देखिए हमको कि ये प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइस अगर दिया हुआ है इसका मतलब इसका जो इक्वेशन है उसका रिलेशनशिप कॉस्ट के साथ बनेगा। तो let the cost per pencil be ₹x। ठीक है, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीस हो गया एंड द कॉस्ट पर इरेजर बी ₹y। ठीक है, ना सोनाली का केस ऑफ सोनाली, इसने क्या किया है, सोनाली ने 2 पेंसिल खरीदा है, एक पेंसिल का x रुपीस है, तो 2 पेंसिल का स्टूडेंट्स कितना होगा, प्राइस 2x हो जाएगा। और उसने 3 इरेजर खरीदा है, एक इरेजर का y रुपीस है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3y। ये हो गया पेंसिल और इरेजर दोनों मिला के इसने कितना खर्च किया, ₹9। तो ये हो गया। एंड केस ऑफ सॉरी ये रोमाली होगा, रोमिला एंड केस ऑफ सोनाली। नाउ सोनाली का 4x, क्योंकि उसने 4 पेंसिल खरीदा है और एक पेंसिल x रुपीस है और 6 इरेजर खरीदा है उसने, तो 6y इजिकल टू उसका कितना खर्च हुआ, टोटल ₹18 उसका खर्च हुआ। तो ये हमने एल्जेब्रिकली शो कर लिया। ठीक है,
अब इसको ग्राफिकली शो करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में दिखाया, इसमें कुछ ना कुछ x का और y का वैल्यू लेंगे, x का कुछ वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, उस तरह से इसका भी लेके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट से हो जाता है, लेकिन तो हम दोनों इक्वेशन में 3-3 पॉइंट लेके जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल में तो दिया ही हुआ है, लेकिन हम अपने तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इक्वेशन हमारे पास है, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली डिनोट करते हैं इक्वेशन को लेके। पहला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, है ना। तो इसको पहले रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं पहले। तो x का वैल्यू अगर 0 ले लिया, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2 0 जो 0, तो 3y इज इक्वल टू 9 होने का मतलब y इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3 हो गया। x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 1 202 x का वैल्यू लेते हैं, चलिए 3, ठीक, मतलब ऐसा वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 3 लेता हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 2 3 जा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y इज इक्वल टू 3/3, ये हो गया 1। ठीक है, अभी x का वैल्यू अगर 4.5 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.5 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 2 इंटू 4.5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 9, 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/3 0। तो इसमें जो 3 वैल्यूज आए हैं वो x एंड y के, x का जब y लिया, सॉरी x का जब 0 लिया y का 3 आया, x का जब 3 लिया y का आया 1, x का जब 4.5 लिया y का आया 0। ठीक है, तो आप भी 3 वैल्यूज लेके कीजिएगा। चलिए, इसको अभी ग्राफ में शो करते हैं। इधर आ जाएगा x डैश y, और सारे पॉजिटिव में ही है ज़्यादातर, तो नेगेटिव में ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे -1 -2 बस, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, y का पॉजिटिव 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहला क्या है, x0 y3, x0 y3, तो यहाँ पर आ रहा है, इससे डार्क करना है, x0 y3। दूसरा क्या है, x3 y1, तो ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x3 y1। उसको x 4.5 y0, तो ये मोटामोटी इधर पे आएगा। y0,
तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। आप स्केल यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन का नाम इसमें लिख देंगे 2x + 3y = 9, ठीक है। दूसरा इक्वेशन था 4x + 6y = 18। तो यहाँ पर भी पहले x = 0 लेके देख, x = 0 जब लिया 4 × 0 + 6y = 18, तो देखिए 4 × 0 0 हो जाएगा, यानी कि y = 18/6 3। x अगर 3 लेते हैं, x = 3 अगर लेते हैं तो 4 × 3 + 6y = 18। 4 3 से कितना हो जाएगा 12, तो 6y = 18 - 12 18 - 12 कितना होगा 6, तो y = 6/6 = 1, एंड x अगर 6 लेते हैं तो 4 × 6 + 6y = 18, तो 4 6 = 24 + 6y = 18, 6y = 18 - 24, y = -6/6 - 1, ठीक है। तो इसमें जो तीन वैल्यूज आए हैं वो है x, y, x का जब हमने 0 लिया y का आया 3, x का जब हमने 3 लिया y का आया 1, x का जब हमने 6 लिया y का आया -1, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x0 y3 इधर ही आएगा, यही वाला पॉइंट होगा, x0 y3, y3 x1 ये भी यही पॉइंट होगा, x का 6 y का -1, तो देखिए इसी लाइन पे आ रहा है, x का 6 y का -1 जब बना रहे हैं हम, तो एक्चुअली अलग लाइन नहीं बना है, ये कोइंसिडेंट लाइन ही बन गया है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसी में से जाएगा। तो ये क्या बना है हमारा कोइंसिडेंट। इसको इस तरह का जो अगर सेम लाइन बन जाता है, इस तरह का लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो मैंने अलग से इसलिए दिखाया, मैं ये दिखाना चाहता था कि कैसे प्लॉटिंग करते हैं। आपको याद होगा 9 में ही सिखाया गया है, बट एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से दिखाया, ठीक है। तो चलिए आप बुक में चलते हैं वापस। तो देखिए दोनों इक्वेशन का यहाँ पर सेम लाइन ही आया हुआ है, जो हमने उसमें बनाया है इसमें भी वही है, सेम तरह का लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। Two rails are represented by the equation x + 2y = -4, 2x + 4y - 12 = 0. Represent this situation geometrically, मतलब ग्राफ में आपको शो करना है। Two rails are represented by the equations, ठीक है। तो दो रेल का इक्वेशन दिया हुआ है, और इक्वेशन आपको बनाना नहीं है, इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आपको ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो चलिए शो करते हैं, इसका भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0, और 2x + 4y - 12 = 0, 2x + 4y - 12।
स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन को अभी हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। पहले x का वैल्यू टेकिंग x इज इक्वल टू 0, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2। उसके बाद टेकिंग x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अगर लेता हूं मैं तो क्या आएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2/2 मतलब 1। अगर x इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, टेकिंग x इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0/2 मतलब 0। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज आ गए हैं x और y के। x y, x का क्या क्या आया है, x का हमने 0 लिया तो y का आया 2, x का 0 y का 2, फिर जब हमने x का 2 लिया y का आया 1, फिर जब हमने x का 4 लिया y का आया 0। ठीक है, उस तरह से दूसरा इक्वेशन का भी निकाल लेते हैं, उसके बाद एक साथ में वैल्यू निकालेंगे। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू 0 लेते हैं पहले, टेकिंग x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 लेने से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12 मतलब y इज इक्वल टू 12/4 मतलब 3। उसके बाद अगर x का वैल्यू 3 2 6 4 2 8, अगर x का वैल्यू 4 लेता हूँ, टेकिंग x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो 2 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल 12, तो ये हो जाएगा 2 4 8 है ना, तो 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 8, y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना होगा 4, ये जो 4 आ जाएगा 1, ये 4 इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। उसके बाद टेकिंग x इज इक्वल टू 6 लेके देखते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो 2 6 जा कितना होगा 12, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, y इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी x और y का तीन वैल्यू आ गया, उसको नोट कर लेते हो। पहले x का जब वैल्यू हमने 0 लिया y का आया 3, x का वैल्यू जब हमने 4 लिया y का वैल्यू आया 1, x का वैल्यू जब हमने 6 लिया y का वैल्यू आया 0। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इक्वेशन में। ठीक है, तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम। स्केल नहीं है इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो रहा है। तो ज़्यादातर वैल्यू प्लस का ही है, माइनस में इतना बनाने का फ़ायदा नहीं है। y डैश x डैश है ना, x का वैल्यू मैक्सिमम 4 6 है, y का वैल्यू ओके 1 2 3 4 5 6 7 1। अच्छा एक बात, इसके लिए आप लोग जो है ग्राफ कॉपी यूज़ कीजिएगा, ऐसे नॉर्मली नहीं कीजिए। ठीक है, 3
आप लोग प्रॉपर ग्राफ कॉपी यूज करके कीजिएगा। थ्री 4 -1 -2 -3 माइनस में ज़्यादा नहीं करूँ कि माइनस में वैल्यूज़ नहीं है। हाँ, ये इसका मतलब ये मत सोचना कि माइनस में हमको नहीं लेना है, हम माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब प्लॉट करते हैं। पहला x का 0 तो y का 2, x का 0 y का 2 मतलब यहाँ पर आएगा। और इस तरह से नाम भी लिखना है आपका पॉइंट को, x का पहले लिखेंगे और y वाला बाद में लिखेंगे। फिर x का 2 जब है, y का कितना है 1 है, वो कहाँ पे आएगा, x का 2 y का 1 लगभग यहाँ पे आएगा, x का 2 y का 1। फिर x का 4 y का 0 तो मतलब यहाँ पर ही आएगा ये x का 4 y का 0। तो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन पास होगा। लाइन एकदम एग्जैक्टली पॉइंट से जाना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मतलब वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन का नाम लिख दीजिए, कहीं पर भी खाली जगह मिलेगा उस लाइन के ऊपर पे इक्वेशन का नाम लिख देना है, ठीक है। ओके, नाउ इस वाले का x का 0 था तब y का 3 मतलब यहाँ पे x का 0 y का 3, x का 4 y का 1, x का 4 y का 1, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, x का 4 y का 1। फिर x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, ये x का 6 y का 0 को ज्वाइन कर देना है। ये ऑलमोस्ट एक पैरेलल लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देते हैं 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो लाइन मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्राफ कॉपी यूज करना है। और आप लोगों को ये पैरेलल लाइन होगा एक्चुअली, देख के जिस तरह से लग रहा है, और प्रॉपर ग्राफ कॉपी में करना है। मैंने तरीका यहाँ पे शो कर दिया है, और ग्राफ कॉपी में अच्छे से करेंगे तो आपका करेक्ट होगा। इसको सिर्फ ज्योमेट्रिकली दिखाना था, एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन दिया हुआ था, हमको सिर्फ ज्योमेट्री दिखाना। देखिए एकदम एग्जैक्टली ऐसा हमारा भी ऐसा ही लाइन बना है ना। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। एक्सरसाइज 3.1 में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। और आप चाहे तो पहले से कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद जब हम एक्चुअल में वो शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं। जितना आप खुद से कोशिश करेंगे पहले ही, उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है डेवलप होता है, जिससे आप सवाल को खुद ही प्रैक्टिस मतलब सॉल्व करने का एक स्किल को अपने आप डेवलप कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसको बहुत ही बारीकी से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।